Hello students, today we discuss about the construction stage of a well foundation. So construction of a well foundation, so what is the sequence of the construction of a well? So you there see that first of all layout of a well, then making the island perfect for a well foundation, fabrication of cutting edge, construction of the well curb एंड पिचिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीनिंग, जो वॉल्स होती है जो वेल फाउंडेशन की उसको स्टीनिंग कहते हैं. तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीनिंग, देन वेल, उसके बाद हम क्या करते हैं वेल सिंकिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं बॉटम प्लग का, सैंड फिलिंग करते हैं, फिर हम वेल कैप कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं टॉप कैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो बिल्कुल इसका कंस्ट्रक्शन इसी तरह से होता है, यही इसका सीक्वेंस रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट. तो accuracy is very important in the layout of a well foundation. It should always be cross-checked by at least 2 independent surveys. Permanent the theodolite station with the baseline on the bank will be stabilized to a reference point. तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक को हम क्या कर सकते हैं स्टेबलाइज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट. मॉडर्न सर्वे इक्विपमेंट एंड techniques also available today now, like the total station, GPS, etc. can also be employed for this purpose. So first of all, layout should be very important and it should be correct. The second process is the making of the island, where the construction of a well foundation is happen. The island should be perfect for a well foundation. So if a naturally ground is available then we can dry the bed of the foundation. तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आइलैंड है जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका बेड शुड बी ड्राई होना चाहिए. अदरवाइज कंस्ट्रक्ट है ना आइलैंड टू प्रोवाइड ए ड्राई बेड. और अगर ऐसी कंडीशन हमारे लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे एक आइलैंड, या मतलब जितना एरिया जहाँ पे हमको वेल फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करना है उसको ड्राई करेंगे. और अगर ड्राई नहीं है तो हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे एक आइलैंड विच इज शुड बी ड्राई बेड एंड असेंबलिंग द वेल कर्व. दिस इज़ पॉसिबली ओनली व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज़ अप टू 6 मीटर. तो ये कहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक सेपरेट आइलैंड जहाँ पे क्या हो वाटर की डेप्थ कहाँ हो अप टू 6 मीटर और वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो लेस देन हो 1 मीटर पर सेकेंड से. सो द डायमेंशन ऑफ सैंड आइलैंड शुड बी 3 times द डायमीटर ऑफ द वॉल. सो द होल एरिया वेयर द assume this is our well foundation, so the total area should be 3 times of the well foundation. Okay, the next is the fabrication of the cutting edge. तो कटिंग एज का फैब्रिकेशन सबसे पहले करना चाहिए. जैसे फॉर वेल मोर देन 1 कट ड्रेजिंग होल in the middle cutting edge to cap 300 mm above the outer cutting edge to prevent the rocking of the well. तो कितना होना चाहिए 300 mm अबव द आउटर कटिंग एज. इसका आउटर कटिंग एज है से 300 mm अबव होने चाहिए, जो होल्स होने चाहिए एंकरिंग के इनटू द वेल कर्व. ओके, नेक्स्ट क्या होता है वेल कर्व का कंस्ट्रक्शन. तो हमने पिछले लेक्चर में कंपोनेंट्स पढ़े थे. तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी जो साइड की वॉल होती है इसको क्या कहते हैं स्टेनिंग कहते हैं. और स्टेनिंग के जस्ट नीचे क्या होता है वेल कर्व्स होते हैं. ठीक है, वेल कप्स होते हैं, जो कि वेल कप्स का क्या काम होता है स्टेनिंग से आने वाले लोड्स को नीचे की ओर ट्रांसफ़र करना, या जो स्टेनिंग्स है जो वॉल्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो कप्स का क्या काम होता है, जो साइड वॉल्स है या जो वॉल्स है वेल फाउंडेशन की उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना. तो सबसे पहले हम किसका कंस्ट्रक्शन करते हैं वेल कप्स का. So the slope of the well curve is 1 horizontal or 2 vertical. तो slope क्या होता है 1 horizontal और 2 vertical, but it depend on the type of soil strata or it can be changed according to the classification of soil. RDSO manuals for soil recommend that the slope or to the vertical not be more than 30 degree. तो RDSO का मैनुअल हमको क्या बताता है कि जो स्लोप होना चाहिए वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और इट कैन बी 45 डिग्री इन सैंडी सॉइल. ओके,
ऑफसेट ऑफ द अबाउट 500 mm ऑन आउटसाइड ऑफ टू ईजिली सिंकिंग। तो जो ऑफसेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अराउंड 50 mm होना चाहिए, ताकि क्या हमारा वेल क्या हो, ईजिली सिंक हो जाए। जब हमको उसको ग्राउंड के अंदर सिंक करेंगे तो वो क्या है, ईजिली सिंक हो। इसके लिए कितना ऑफसेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 50 mm। इट इज़ जनरली फॉर मिनिमम M25 ग्रेड कॉन्क्रीट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वेल कर्व, और इट मे बी द वेल कर्व इज़ प्रीकास्ट और कास्ट इन सितु यूजिंग स्टील लाइनर, और आउटर फेस इज़ ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो करिए। सेंटर ऑफ द वेल कर्व शुड बी केयरफुली मार्क। तो जो सेंटर लाइन होती है जो कर्व्स की होती है वो केयरफुली मार्क होनी चाहिए। इफ़ द साइड इज़ ड्राई द कर्व शुड बी असेंबल ऑन वुडन ब्लॉक्स और सैंड बेग प्लेस एट स्पेसिंग अबाउट 1.5 मीटर। अगर हमारी साइड है वो ड्राई है तो 1.5 मीटर की स्पेसिंग पे हम क्या वुडन ब्लॉक और सैंड बेग भी प्लेस कर सकते हैं फॉर सपोर्टिंग द वेल कर्व्स। If the river is full of water, the curb is generally pitched at about 50 centimeter above the water level. So if the water is in full condition, तो generally ये curb pitching कितनी होगी, about 50 centimeter above the water level. So in this you see that the fabrication of the well curb and the reinforcement of the well curb. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब वेल कर्व का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद किसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है, जो बॉडी होती है पूरी वेल फाउंडेशन की, या हम इसको वॉल्स भी कह सकते हैं, वेल फाउंडेशन की जो वॉल्स होती है। द स्टेनिंग में बी रेज्ड अबाउट 1.5 मीटर टू 2.5 मीटर एट ए टाइम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्राउंड विच विल इज बीइंग संक एंड मेथड ऑफ सिंकिंग एंड सिंकिंग डन आफ्टर अलाउिंग एटलीस्ट 24 आवर्स ऑफ सेटिंग टाइम। तो क्या होता है, जो आपको जैसे वेल फाउंडेशन है इसकी ये स्टेनिंग होती है, जो वॉल्स होती है, ओके, इसके नीचे एक कब्ज होता है। तो आपको क्या करते हैं, कितने आप एक टाइम के अंदर आप कितनी एक बना सकते हैं, 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इन द स्टेनिंग, ओके। और जब आपकी पूरी तरह से स्टेनिंग जो आउटर वॉल्स है वेल फाउंडेशन की पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाए, उसके 24 आवर्स के सेटिंग टाइम के बाद ही हम उसको ग्राउंड के अंदर सिंक करेंगे, उससे पहले हम उसको सिंकिंग नहीं करते। द चांस ऑफ टिल्टिंग इंक्रीज इफ द वेल इज मेड टॉप हैवी बाय रेजिंग द स्टेनिंग टू हाई इन द फर्स्ट चांस। तो अगर हम स्टेनिंग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइट तक बना देंगे इन द फर्स्ट स्टेप, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो आप फर्स्ट स्टेप अगर फर्स्टली आपने क्या कर दी, स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हाई बना दी, तो देयर इज़ ए चांस दैट द स्टेनिंग में बी टिल्ट, ओके। सो इतनी ज़्यादा हाइट हमको फर्स्ट टाइम में नहीं बनानी है, स्टेप बाय स्टेप हमको स्टेनिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। वंस द वेल हैज़ एक्वायर्ड ए ग्रिप ऑफ अबाउट 6 मीटर इन सैंड, द स्टेनिंग कैन बी रेज्ड अबाउट 3 मीटर एट ए टाइम। तो एक टाइम में हम कितनी स्टेनिंग करा सकते हैं, 3 मीटर। Minimum M20 grade concrete is used in the construction of a staining, and reinforcement is around as 0.12% in the vertical direction and 0.04% for the construction of hoops. So you see that the reinforcement, this is the wall or body of a well foundation which we call staining. थिकनेस ऑफ स्टेनिंग, तो स्टेनिंग की थिकनेस क्या होनी चाहिए, इसका फार्मूलाज होते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि मिनिमम कितना थिकनेस होनी चाहिए स्टेनिंग की। सो इट शुड बी पॉसिबल टू सिंक द वेल विदाउट एक्सेसिव नेलेज। तो क्या होना चाहिए, तो थिकनेस होनी चाहिए स्टेनिंग की, वो इतनी रहनी चाहिए कि हमको एक्स्ट्रा स्लैब से या एक्स्ट्रा हमको लोड ना लगाना पड़े फॉर सिंकिंग ऑफ द वेल इन द ग्राउंड। तो इसकी थिकनेस इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि ताकि उसका सिंकिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम आए। द वेल शुड नॉट गेट डैमेज ड्यूरिंग सिंकिंग। तो वेल की जो बॉडी होती है, जो स्टेनिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए कि जब हमको उसको सिंक करें इन द ग्राउंड तो वो डैमेज हो जाए। तो थिकनेस इज शुड बी प्रॉपर फॉर डिज़ाइनिंग ए स्टेनिंग। इट शुड बी पॉसिबली टू रेक्टिफाई tilt sand shift without damaging the wall.
and the stresses at various stages should be under permissible limit under all loads condition. So the railway practice, the thickness should be kept as the d/4 total depth of the वेल फाउंडेशन का 4th पार्ट लेते हैं थिकनेस ऑफ द स्टेनिंग. और इसके अलावा कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हमने पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे. सो मिनिमम थिकनेस इन द रेलवे प्रैक्टिस इज 1 मीटर एंड मिनिमम थिकनेस फॉर IRC कितना है 500 mm इन प्रैक्टिस. सो ओपन सिंकिंग ऑफ द वेल. तो जब सिंकिंग, जब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, जब हमारी स्टेनिंग कंप्लीट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उस स्टेनिंग को हमको ग्राउंड के अंदर सिंक करना है. मतलब उसको ग्राउंड के अंदर नीचे की तरफ उतारना है, उसको सिंकिंग कहते हैं. तो सबसे ओपन सिंकिंग क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, व्हेन द वेट ऑफ द सिंकिंग, वेट ऑफ द स्टेनिंग, जो उसकी वॉल्स है, जो स्टेनिंग, ये क्या है, स्टेनिंग है जिसका हमने कंस्ट्रक्ट करा है. ठीक है. तो जो इसका जो वेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्किन फ्रिक्शन जो लग रहा है प्लस जो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लग रहा है. तो ये वेल का स्टेनिंग का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्किन फ्रिक्शन का डायरेक्शन में लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. जब हम वेल फाउंडेशन की बॉडी को ग्राउंड के अंदर सिंक करेंगे तो जो सॉइल के जो पार्टिकल है, उसके सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे, स्टेनिंग की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होंगे, एक स्किन फ्रिक्शन लगाएंगे. स्किन फ्रिक्शन लगाएंगे टू रजिस्ट द सिंकिंग ऑफ द वेल इन द ग्राउंड. तो जो स्किन फ्रिक्शन होगा वो किसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द वेट ऑफ द स्टेनिंग. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब क्या होती है, जब वेट किसके बराबर हो, स्किन फ्रिक्शन प्लस जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है टू रजिस्ट द सिंकिंग, उसके बराबर होनी चाहिए. तो ये कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है. ड्यू टू ड्रेजिंग की वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन फोर्स है इन वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और सिंकिंग क्या होता है, ईजिली हो जाती है इन द ग्राउंड. इफ़ द कर्व इज़ टू स्टिफ, अगर हमने जो कर्व जो होता है, कर्व क्या होता है, स्टेनिंग के जो नीचे वाले पोर्शन होता है उसको हम कर्व कहते हैं. हमने पिछली क्लास में पूरा कंपोनेंट्स पढ़े हैं. तो ये होता है कर्व्स. अगर कर्व क्या हो, ज़्यादा स्टिफ बना दिया हो तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग हो सकते हैं. कर्व क्या हो सकते हैं, बैंड हो सकते हैं. और अगर कर्व हमने ज़्यादा फ्लैट बना दिए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन का जो रिएक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है. और जब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स क्या है, अपोजिट है सिंकिंग वेट ऑफ द स्टेनिंग के, और वेट ऑफ स्टेनिंग के अपोजिट पे है. तो ये क्या करेगा, इस स्टेनिंग का जो हम सिंकिंग करा रहे हैं ग्राउंड में उसको अपोज करेगा. तो अगर वर्टिकल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सिंकिंग कैसी हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी. समटाइम कैंटलेज इन द फॉर्म ऑफ लोडिंग मे हैव टू बी यूज. तो क्या करते हैं हम, कैंटलेज मतलब क्या, जो स्लैब्स है या जो बीम्स, बड़ी बड़ी जो स्लैब्स होती है, उससे हम क्या करते हैं, वेट प्रोवाइड कराते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द वेल ऑन द स्टेनिंग. तो क्या वो वेट इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो वेल की जो बॉडी है फाउंडेशन की वो ग्राउंड में ईजिली संक हो जाए. तो क्या कराना चाहिए, कई बार जो कंडीशन हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम क्या एक्सटर्नल लोडिंग प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंटलेज. ओके, किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वेल ईजिली सिंक हो जाए. फॉर ओवरकमिंग इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू द सम आइसोलेटेड पैच नियर द कटिंग एज और अलॉन्ग द स्टेनिंग. तो हम क्या कराते हैं, एक्सटर्नल लोडिंग प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंटलेज फॉर मेकिंग द सिंकिंग ईजिली. नेक्स्ट प्रोसीजर इन द केस ऑफ द क्ले, जब क्या हो, जो सॉइल है वो कैसी हो, क्ले हो. The dredger cuts a pit with almost vertical walls as clay can stand even vertical due to cohesion. तो जब क्या क्ले सॉइल हो तो क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में हम ड्रैगिंग करते हैं. क्योंकि क्ले जो होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्ले का कोहेजन फोर्स क्या होता है, बेटर होता है. सो इट कैन बी विद स्टैंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. द स्किन फ्रिक्शन एंड द bearing resistance offered by the clay is much higher. We know that. Well does not move even after dredging to considerable depth. Okay, in the clay the well cannot move in the vertical direction, require use of cantilage which
pushes inside the triangular portion below the cutting edge and the well moves downward. तो हम क्या हो गए थे, एक्स्ट्रा कैंटलेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि वेल क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ईजिली मूव हो जाए. A movement of the well further reduces the skin friction and well moves for a considerable depth greater than 1 meter. So movement of the well further reduce. We know that the skin friction force किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ सिंकिंग. तो स्किन फ्रिक्शन क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा क्या, मूवमेंट ऑफ द वेल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हम क्या कराते हैं, जेटिंग टेक्निक प्रोवाइड कराते हैं. उसमें क्या होता है, बेंटेनॉइड और कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं और सम टाइम हम वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं टू पंप करते हैं थ्रू द पाइप्स, और पाइप्स फिटेड विद नोजल अलोंग द आउटसाइड सरफेस ऑफ द वॉल. तो हम क्या कराते हैं इस कंडीशन में, क्या कराते हैं, जो आउटसाइड सरफेस है वॉल की, वहाँ से हम क्या कराएंगे, कंप्रेस्ड एयर या वाटर को नोजल से स्प्रे करेंगे ताकि क्या हो, हमारा जो वेल की जो सिंकिंग है वो ईजिली हो जाए. ठीक है, यू सी दैट वेल सिंकिंग in this diagram with using the crane. The well is placed in the ground. You will easily see in this diagram using the crane. This is the soil strata जहाँ पे हमको क्या करनी है, इस well को कास्ट करना है. नेक्स्ट होता है ग्रैब और ड्रेजर. ग्रैब वर्क satisfactory in the sand and silt and the soft clay. It is unable to bite in the stiff clay and concrete and soft clay. You see that breaking of the hard strata by using the hand tools and chisel. तो ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं जो सॉइल स्टार्टा है ताकि इसके अंदर हम क्या कर सकें, वेल का फाउंडेशन कर सकें और वेल को सिंक कर सकें. सो फॉर स्टिफ क्ले मॉडिफाइड ग्रेब इज़ यूज्ड. जहाँ पे सॉइल स्टार्टा हार्ड है तो हम मॉडिफाइड ग्रेब ही यूज़ करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ आयरन बार्स आर यूज्ड टू मेक ए केज इंस्टेड ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट्स विच एनेबल वाटर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेब. इन अदर केस चीजल आर यूज्ड टू लूजन मटीरियल इफ रिक्वायर्ड एंड देन इट इज़ टेकन आउट विद द ग्रेब. सो व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ओपन सिंकिंग. ओपन सिंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे ड्रेजिंग मटीरियल शुड नॉट बी डम्प क्लोज टू द वेल एंड ऑन वन साइड ओनली. जो मटेरियल जो हमने ड्रेज किया है वो जो कंस्ट्रक्शन साइड है वहीं पे डंप नहीं कर सकते क्लोज टू द वेल. व्हेन द वॉल आर टू बी संक क्लोज टू ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज नॉट ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ द वॉल. दिस शुड बी संक अल्टरनेटिवली वन शैंक d/2 in the advance of the other. So when the number of the well foundation is placed near by each other, then the sunk distance should be greater than d. In case of the abutment where there is a high bank on one side, dig the pit of sufficiently larger size. तो जब क्या हो, abutment साइड जहाँ पर क्या हो, हाई बैंक एरिया हो, वन साइड पे, एक साइड पे कैसा हाई बैंक एरिया हो, तो हम क्या करेंगे, डिग को कितना सफिशिएंटली लार्जर साइड अराउंड 6 to 8 मीटर लार्जर साइड में हम डिग करेंगे एंड क्लियर डिस्टेंस अराउंड द वेल. इफ सिंकिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय स्ट्रे बोल्डर रॉक्स लॉग्स ऑफ वुड रेजिस्टेंस इंक्रीज सडनली एंड वेल स्टार्ट टिल्टिंग. सो क्या होगा, जब हम सिंकिंग करेंगे वेल की और अगर उस जो सिंकिंग है तो ग्राउंड के अंदर क्या है, अगर हार्ड रॉक्स है या बोल्डर्स टाइप्स के मटेरियल हैं या क्या है, ट्रीज़ है या वुड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिंकिंग हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी. जो वेल होगा वो कैसा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा. तो इस टाइप की कंडीशन में हम ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, लोडिंग ऑफ द वेल, द ऑब्स्ट्रक्शन आइदर रोल इनटू द ड्रेज होल और द कटिंग एज इज़ एबल टू कट इट. तो हम कटिंग करेंगे उन रॉक स्टार्टा की, और इफ़ दिस डज नॉट सक्सीड ऑब्स्ट्रक्शन इज़ रिमूव्ड बाय सैंडिंग डाइवर्स और यूजिंग एक्सप्लोजिव. और अगर फिर भी एक कंडीशन क्या हो रही है, ओवरकम नहीं हो रही है, तो हम क्या एक्सप्लोजिव का यूज़ करेंगे ताकि क्या हो, हार्ड स्टार्टा को, जो रॉक टाइप की स्टार्टा है जो वो फाउंडेशन के अंदर, वो उसको कट आउट करें और उसको बाहर निकालेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम वेल की सिंकिंग करेंगे. नेक्स्ट क्या होगा, सिंकिंग इन द क्ले. Staining should be made as thick as possible. Excavation can be carried out much more conveniently and speedily by dewatering it completely once it has gone into the clay by 1 to 1.5 meter.
इफ स्मॉल सैंड बैंक below is notice a large number of sandbags, scrap gunny bags and branches of tree full of green leaves are used. So when the sinking, हम क्ले के अंदर सिंकिंग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, गनी बैग्स या ट्री लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एट द साइड्स ऑफ द वॉल्स फॉर इजी सिंकिंग। नेक्स्ट, जब हमारी स्टेनिंग है, जो वॉल्स है वो वेल फाउंडेशन की, वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन के ऊपर सिंक हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, हमको जो बॉटम है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, बॉटम प्लगिंग। तो बॉटम क्या होता है, जैसे ये स्टीनिंग है, ठीक है, ये कर्व्स है, तो ये बॉटम क्या होता है, लोएस्ट एरिया। तो ये क्या करते हैं, हम सील कर देते हैं नीचे से, जो वेल को होता है उसको बॉटम से हम सील कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, बॉटम प्लग कहते हैं। तो बॉटम प्लगिंग नेक्स्ट होता है, इट मेक्स द वेल बिहेव एज ए वेल, अदरवाइज द वेल विल कीप ऑन द सिंकिंग अंडर लूड्स। तो क्या होता है, अगर हम इस वेल को नीचे से इस बॉटम प्लग से हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ये वेल को हम इस तरह से ही छोड़ देंगे तो जैसे जैसे उस पर वेट लगता जाएगा वैसे वैसे ये वेल क्या होगा, ग्राउंड में और नीचे की तरफ सिंक करता जाएगा। इससे क्या होगा, फाउंडेशन क्या होगा, नीचे की ओर सेटल होती जाएगी। तो इस कंडीशन को से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बॉटम से पूरी तरह से प्लग कर देते हैं बाय यूजिंग कंक्रीट, आरसीसी कंक्रीट, ठीक है। डिज़ायरेबल टू गिव ए स्पायरिकल शेप, और इसका शेप कैसा होना चाहिए, स्पायरिकल टाइप का शेप होना चाहिए, स्पायरिकल टाइप का शेप होता है बॉटम प्लग का। टू कैप 3 mm अबव द टॉप एज ऑफ द इंक्लाइंड फेस ऑफ द कर्व। तो और इसको लगभग बॉटम प्लगिंग कितनी ऊंची तक होती है, जैसे ये स्टीनिंग है, इसके नीचे कर्व्स हैं, ओके। तो एक प्लग कितनी अबव होनी चाहिए, अराउंड कर्व से 300 mm ऊपर तक, जो कर्व्स होते हैं उसे 300 mm अबव तक हम बॉटम की प्लगिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग क्या होती है, जैसे आपका ये पूरी तरह से वेल फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है, ये कर्व बन गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो बीच का जो होलो एरिया है उसके अंदर हम किसको फिल करते हैं, सैंड को फिल करते हैं। सैंड किस लिए फिल करते हैं, ताकि जो ऊपर से जो लोड आ रहा है वो इजीली नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और इसके अलावा जो वो लोड, एक्स्ट्रा लोड क्या हो रहा है, स्टीनिंग के ऊपर पड़ रहा है, जो वॉल्स के ऊपर पड़ रहा है, उसको भी कुछ सैंड क्या होती है, एब्जॉर्व कर लेती है। तो सैंड फिलिंग किस लिए कराते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड एंड टू गिव द बैलेंस टू द वेल फाउंडेशन। सो सैंड फिलिंग, तो इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो नहीं प्रोवाइड कराती, ओनली टू इंक्रीज द वेट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। सैंड फिलिंग किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। कॉन्क्रीट फिलिंग में बी रिस्टोर्ड टू इफ वेल इज़ नॉट वेरी डीप और इफ स्टीनिंग गॉट क्रैक्ड और डैमेज। अगर हमारा जो वेल फाउंडेशन है वो ज़्यादा डीप नहीं है तो सैंड फिलिंग किस जगह पे हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, कॉन्क्रीट फिलिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ द सैंड फिलिंग। आफ्टर द सैंड फिलिंग, when completely the wall is construct, bottom plug is construct, the wall is sand fill कर दी हमने इसकी मिड पार्ट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, इसको इसका टॉप का प्लग बनाएंगे हम, इस टॉप के प्लग की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो टॉप प्लग कितना होता है, अराउंड 300 mm थिक प्लग होता है ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, और मिनिमम कितना इसका ग्रेड होना चाहिए, M10 ग्रेड होना ही चाहिए। जो इसका जो टॉप होता है वेल फाउंडेशन, उसको टॉप प्लग कहते हैं, ठीक है। स्टेपिंग इज डन इन द स्टीनिंग कॉन्क्रीट टू गिव ए प्रॉपर बियरिंग टू द टॉप प्लग। तो टॉप प्लग की बियरिंग कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप प्लग देयर इज फाइनल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल कैप। तो वेल कैप क्या होता है, आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा पूरी तरह से कंपोनेंट्स। तो ये टॉप प्लग प्रोवाइड करा दिया आपने, ठीक है। तो टॉप प्लग के ऊपर भी एक स्लैब प्रोवाइड कराते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेल कैप। और वेल कैप किसकी होती है, सीमेंट कंक्रीट की होती है या आरसीसी की होती है। और इस वेल कैप का क्या काम होता है, जैसे वेल कैप के ऊपर हमारे पियर्स और एबैटमेंट स्टैंड करते हैं। तो वेल कैप के ऊपर पियर्स और एबैटमेंट स्टैंड करते हैं, तो ये जो भी लोड है जो स्ट्रक्चर का, जो पियर्स या एबैटमेंट से आएगा, तो वो सबसे पहले किसके ऊपर आएगा, इस वेल कैप के ऊपर आएगा। और ये वेल कैप कैसी होगी, एक स्लैब होगी, और ये वेल कैप क्या करेगी, इस लोड को नीचे वेल फाउंडेशन की तरफ, स्टीनिंग की तरफ
ट्रांसमिट कर देगी। तो वेल कैप का क्या काम होता है? टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द एबैटमेंट्स और द पियर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, और दिस लोड can collect by the well cap and transmit the load to underneath the structure of the well foundation. So the work of the well cap is the transfer the load by transfer the load from the piers to the stringing. ठीक है, दिस इज डिज़ाइन एज टू वे स्लैब। और जो वेल कैप होता है उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है? एज ए टू वे स्लैब होती है। ठीक है, और उसके बॉटम ऑफ द वेल कैप इज कैप्ड अबाउट 300 mm अबव द लो वाटर लेवल। तो उसको कितना अबव होता है? लो वाटर लेवल से 300 mm अबव होता है। और इसके अलावा क्या होता है? जो वेल कैप होता है इसके बोथ एंड कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और ये वर्क कैसी करती है? टू वे स्लैब की तरफ। इस तरह से हमने पूरी तरह से वेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। वेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? वेल फाउंडेशन का नीचे से ऊपर के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या बनाया? सबसे पहले हमने बनाया वेल। सबसे पहले हमने क्या करा? लैंड का एरिया फाइंड आउट किया जहाँ पे था। उसके बाद क्या हुआ? लैंड को प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने वेल कप बनाया। वेल कप्स के बाद हमने क्या बनाया? वेल कप के बाद हमने स्टीनिंग बनाया। स्टीनिंग क्या होती है? जो साइड वॉल्स होती है। ठीक है, स्टीनिंग के बाद हमने क्या करा? सैंड फिलिंग करी। सैंड फिलिंग के बाद हमने क्या करा? सैंड फिलिंग के बाद हमने टॉप प्लग का कंस्ट्रक्शन किया। एंड टॉप प्लग के कंस्ट्रक्शन बाद के बाद हमने किसका कंस्ट्रक्शन किया? वेल कैप का कंस्ट्रक्शन किया। तो इस तरह से यही सीक्वेंस से वेल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, थैंक यू।